नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हरिओम पवार जी की वो पंक्तियां मुझे बार बार याद आ जाती हैं कि उन्होंने जब कहा था कि हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों भीगेगा। हल की सूरत देखी नहीं हकदार हजारों भीगेगा, और हल के संग हस्ती मिटा दिए कि भीगे का हकदार नहीं। और मैं इसलिए बगावत करता हूँ, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। एक तन पर सोने का तार सजा और दूजे बदन पर सूत का तार नहीं, और मैं इसलिए बगावत करता हूँ, ये अन्याय मुझे स्वीकार नहीं। तो आज अन्याय जो किसान वर्ग के साथ आज सरकार कर रही है, जो 3 काले कानून ज़बरदस्ती किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, हम उसके विरोध में निरंतर खड़े हैं, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके, और किसानों की आवाज़ को बुलंद करने में हम निरंतर अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। आज कंडेला में हम लोग उपस्थित हैं। अभी आदरणीय टेकराम जी जो कि कंडेला खाप के प्रधान थे, उन्होंने हमसे बात की, और ग्रामीण हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आदरणीय राजकुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। पेशे से आप एडवोकेट हैं, वकील रहे हैं, तो सीधी सी बात है, कानूनों को आपसे बेहतर शायद कोई और नहीं जान सकता होगा। आइए उनसे भी बात करते हैं। आपसे यही जानना चाहेंगे जी, मोटे तौर पर आप कानून के ज्ञाता रहे हो, एडवोकेट रहे हो, कानून को आपने पढ़ा है, तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे। हमारे अधिकतर जो किसान भाई हैं कानूनों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो साफ तौर पर छोटी सी बात में जो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इन कानूनों का आम जो बिल्कुल जनमानस है, आम जो किसान है, उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतना कष्ट उठाकर सारे हरियाणा के अंदर घूम घूम करके जन भावनाओं को केंद्र सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कानून बने हैं, 3 कानून है मुख्य रूप से। चौथा एमएसपी की डिमांड है किसानों की। पहला कानून मैं लूँगा स्टोरिंग का। वेयर हाउसिंग जो बनाए जा रहे हैं, उसके अंदर फसल को स्टोर करने की सुविधाएं जो नहीं अडानी और अंबानी को यहाँ बनाने के लिए दे दी गई हैं, वो ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं। उसका क्या होगा कि वो लाखों टन क्विंटलों के अंदर जो नहीं फसल का स्टोर करेंगे, और जब भाव बढ़ जाएंगे मन मर्जी से उसको वितरित करेंगे अपने रेट को ऊंचा करके। इससे केवल किसान दुखी नहीं होगा, इससे सबसे ज़्यादा दुखी वो लोग होंगे जो आप पीडीएस के अंतर्गत जो है नहीं वो लाभ उठाते हैं, जो गेहूं लेते हैं सस्ते दाम पर, बाजरा लेते हैं या कुछ और लेते हैं। क्योंकि उस समय ये पीडीएस को ही ख़त्म करने की एक मेन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, उसको समाप्त करने की ओर सरकार जा रही है, ताकि जो दलित वर्ग है वो इससे महरूम हो जाए। इस करके सबसे गंदा स्टोरेज का जो सिस्टम है, ये मैं मानता हूँ कि सबसे गलत चीज़ है कि कितना भी आप इकट्ठा कर लो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। दूसरी बात है कंट्रैक्ट फार्मिंग की। कंट्रैक्ट फार्मिंग जैसे पंजाब के अंदर लागू हो चुकी है कंट्रैक्ट फार्मिंग। जी। वहाँ के जो रिजल्ट देख रहे हैं, वहाँ से वो छोड़ छोड़ के भाग भी गए। वहाँ से आपने देखा कि वहाँ जो टमाटर या आलू उगाने के लिए उन्होंने कंट्रैक्ट दिए, लेकिन फिर कहा कि ये हमारे साइज़ के नहीं है, हम जिस साइज़ के आलू या जिस साइज़ के टमाटर चाहते हैं उस साइज़ के नहीं हैं। तो पंजाब के किसानों ने सड़कों के ऊपर ट्रैक्टरों से टमाटरों को गिरा है। ये बिल्कुल सबको मालूम है इस बात का। इसी प्रकार आलू को भी गिरा है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये कंट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर फिर उसी में आ जाएंगे कि वे ठीक है, हम जैसा कह रहे हैं एक बार तो हमें अच्छे भाव देंगे, ताकि हम जो हमारी मंडी सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें 2 साल 3 साल अच्छे भाव देंगे, ताकि सारा किसान उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। उसके बाद वो जो है नहीं अपनी मन मर्जी से करेंगे। जब मंडी सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये कंट्रैक्ट फार्मिंग ही मंडी सिस्टम को समाप्त करने का एक मूल मंत्र है। तीसरा जो कानून है वो फ्री ट्रेड का है। फ्री ट्रेड में क्या होता है, आप देखिए कि वो कहते हैं कि हरियाणा का किसान तमिलनाडु में जाकर के भी बेच सकता है, अच्छे भाव का लाभ उठा सकता है। एक छोटा किसान जिसकी 3-4 किले की खेती करता है, या उससे भी छोटे छोटे किसान हैं, उनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, ट्रैक्टर भी दूसरों से मांग करके अपनी जिन्स का वो परिवहन करता है, वो कैसे लेकर के जाएंगे वहाँ पर? वो नहीं लेके जाएंगे तो घर के ऊपर वो रख नहीं सकते उस अनाज को, क्योंकि ब्याह शादी के लिए लड़की की शादी करनी है, लड़कों की शादी करनी है, या कोई घर में जापा है या कोई और काम है, उसके लिए उनको यूज़ करना पड़ता है, या उनके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। आज किसान जो है नहीं बैंकों के कर्जे के नीचे दबा हुआ है। मैं कोर्ट के अंदर बैठता हूँ और अब भी मैं वकालत कर रहा हूँ। वहाँ पर जितने भी किसान आते हैं, सबकी जो फर्द हैं उनके ऊपर लाल अक्षरों में लिखा हुआ होता है कि इसने इतने रुपए के आड़ रहन रख दी है ज़मीन। जब इस प्रकार की पोजीशन आज है, और जब ये पूंजीपतियों के हाथों में चली जाएगी तो उनका क्या होगा? या तो आत्महत्या करेंगे, या ज़मीन को बेच करके मजदूरी करने के लिए बड़े बड़े शहरों में चले जाएंगे।
तो ये बात है। ये ट्रेड की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की और दूसरी है स्टोरेज की। ये तीनों कानूनों की जो ड्रॉबैक्स है, मेन मुख्य जो कमियां हैं ये हैं। चौथी बात है एमएसपी की। एमएसपी ये गवर्नमेंट करे कि हम तो लागू कर देंगे, हम तो कानूनी पहलू नहीं बनाएंगे, वैसे लागू रखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 साल 3 साल ये लागू रखेंगे, उसके बाद उसको हटा देंगे। क्योंकि WHO की भी ये मांग है कि इसको हटाया जाए, एमएसपी को हटाया जाए, पीडीएस को भी हटाया जाए, ताकि WHO के जो सिद्धांत बने हुए हैं उसके ऊपर वो खरी उतर सके और हम व्यापार जो नहीं भारत से ऐसा व्यापार करें कि व्यापार करने में हमें लाभ हो। तो इस प्रकार वो इस देश को, खास करके किसान वर्ग को लूटना चाहती है और मोदी सरकार उनके हाथों में खेल रहे हैं। पहले भी जो कांग्रेस के टाइम में भी ऐसा आया था, जबकि मनमोहन सिंह जी जा रहे थे वहाँ समझौते पर दस्तखत करने के लिए, उस समय इसी कांग्रेस ने इन सभी कानूनों का विरोध किया था। आज वही लोग हैं जो इन कानूनों को दोबारा लेकर के आगे, ये किसानों को बर्बाद करने की योजना नहीं तो और क्या है। बाकी रही आज के बंद की बात, मैं बताऊं, आज का बंद आप देख सकते हो, ये लोग आज, क्योंकि आज स्वतः स्फूर्त ये बंद हुआ है, सारे भारत के अंदर कोई ट्रक नहीं चल रहा, यहाँ नहीं आ रहा, आप देख रहे, खुद भी देखते हैं, यहाँ पर औरतें बैठी हैं, यहाँ पर बच्चे बैठे हैं, बड़े बड़े आदमी बैठते हैं, सारा गांव 36 जात के लोग जो है नहीं इस आंदोलन के अंदर शामिल हैं। शुरू में लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब ऐसा एक मोड़ पे ये आंदोलन आ गया है कि 36 जात को ये पता लग गया है कि तुम्हारे हितों के साथ में ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। इस करके वो एक जगह इकट्ठे हो गए हैं और ये पता गवर्नमेंट को लग जाएगा, वो कितने सर्वे करवा ले, किस ढंग के सर्वे करवाती है, तो उसको ये भी पता लग जाएगा कि आगे उसका पत्ता साफ होने वाला है। ये निश्चित मान के चलो, या तो किसान को मार दो, ख़त्म कर दो, या फिर ये तीनों काले कानून वापस ले लो, वरना किसान मरने मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप एडवोकेट हो, कानून के मर्मज्ञ हो, कानून के ज्ञाता हो। सरकार ये कह रही है कि कानूनों में अमेंडमेंट हो सकता है, परंतु कानूनों को वापस नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अधिसूचना जारी हो चुकी है, राष्ट्रपति के जो हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। तो आपकी नज़र में क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे किसानों की बात भी रखी जा सके और सरकार की भी साख बचाई जा सके? ऐसा है, अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने कानून बनाए थे, वो आज तक इम्प्लीमेंट होते आ रहे हैं, लागू हो रहे हैं। उनको इस गवर्नमेंट ने आकर के कितने कानूनों को रद्द कर दिया। वो भी उस समय भी कोई प्रधानमंत्री के रूप में कोई अंग्रेज होता होगा, उन्होंने कानून बनाए, उनको वापस कर हो गए ये। तो ये क्यों नहीं हो सकते? जब जो बनाता है उसको वापस क्यों नहीं ले सकता? वो ले सकता है। आप उसको वापस रद्द करके पार्लियामेंट के अंदर दोबारा रख दीजिए। इनको यदि इतने अच्छे हैं तो वहाँ पर बहस हो जाएगी। इसको वापस लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, राष्ट्रपति के से साइन करवाया। ये जो कोविड चल रहा है, कोरोना के टाइम में ऐसी क्या जल्दी थी कि किसानों को बर्बाद करने की? इतनी जल्दी कहाँ थी? ये किसानों को बर्बाद करने के लिए इनको सपने आते हैं रात को कि किसान कैसे बर्बाद किए जाए, उनको किस प्रकार इस धरती से मिटाया जाए, क्योंकि वो गलत नीतियों की सरकार का हमेशा विरोध करते आए हैं। इसलिए कोरोना काल के अंदर इसको लाए और उनको ऑर्डिनेंस के रूप में राष्ट्रपति के साइन करवाए। राष्ट्रपति तो वो है जो सवेरे 5:30 बजे दस्तखत करता है और जो है नहीं जा करके चीफ मिनिस्टर को 4:45 बजे शपथ दिला दे जाती है। 5 बजे दस्तखत करता है, 4:45 के ऊपर शपथ हो जाती है। महाराष्ट्र में आपने देखा होगा, राष्ट्रपति एक कठपुतली के रूप में कार्य कर रहा है कि स्टैंप रबर स्टैंप है, उसका कोई अस्तित्व आज हमें नज़र नहीं आ रहा। वरना राष्ट्रपति को खड़ा होकर कहना चाहिए था कि मोदी जी आपने बहुत कर लिया, इन किसानों को बर्बाद करने के लिए आप पीछे आए और अब मुझे कहने दे इनको वापस लें, मैं अपने हस्ताक्षर से इसको वापस लूँगा। ये राष्ट्रपति की जिम्मेदारी बनती है देश के प्रति, किसानों के प्रति, मजदूरों के प्रति। ये मजदूर और किसान जो नहीं सब इकट्ठे हो गए। गवर्नमेंट की एक मंशा है कि मजदूर किसान अलग अलग रहें, पहली मंशा। दूसरी मंशा है कि जाति के आधार पर बटे। तीसरी मंशा ये कि ये धर्म के आधार पर बटे। मगर आजकल मजदूरों को ये पता लग गया है कि यदि हम इनसे दूर रहेंगे किसानों से तो सबसे पहले हमारा सत्यानाश होने वाला है। उसको सोच कर क्या सारे मजदूर इकट्ठे हो रहे हैं। हम जहाँ पर 2 आदमी बुलाते हैं वहाँ पर 100 आते हैं। आपने कंडला के अंदर जो अभी हुआ था ये खाप का, वो हमने ये सोचा था कि 15-20 हज़ार आदमी आ जाएंगे, ज़्यादा 50 आ जाएंगे, लेकिन 4-5 लाख आदमी इकट्ठा हो गया। ये इस बात का सबूत है। केवल किसान नहीं आए, उसके अंदर सारे मजदूर, महिलाएं, जितने किसान मर्द थे उनके बराबर की महिलाएं वहाँ पर बैठी हुई थी। और वो प्रधान जी ने बताया मंच टूट गया। मंच इसलिए टूट गया कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी और दूर दूर तक कम से कम भी
3-3, 4-4 किलोमीटर तक व्हीकल खड़े हुए थे, यहाँ से कंडाला से नगूरा तक, और यहाँ से लेकर आप वहाँ पर उपस्थित भी हो गए आपने। तो हमारा तो निवेदन ये है कि आप जो है ना इस देश को पाड़ने की, बांटने की कोशिश ना करें। तीसरी बात जो है, ये कंटीले तार लगा दिए किसानों को कि हम पाकिस्तानी हैं, कि हम चाइनीज हैं, हमारे बच्चे सरहद के ऊपर मर रहे हैं, वो अपना जीवन दे रहे हैं इस देश के लिए, अपना जीवन न्यौछावर करें। वो किसानों के बेटे ही हैं। किसान यहाँ मर रहा है, उसको डंडों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। हरियाणा के अंदर खट्टर सरकार ने सबसे पहले शुरुआत की थी सड़कों को खोदने की। पब्लिक प्रॉपर्टी को जिस प्रकार डैमेज किया, उसके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए थी, मगर कौन करे? प्रधानमंत्री दिन रात झूठ बोलता है, FIR कौन करे? जो खुद FIR करने वाले हैं वो खुद ही झूठ बोल रहे हैं। पुलिस जो है नी उनका हथकंडे में हारी है, उनकी कठपुतली बनी हुई है। और जो भी मंत्री हैं इस गवर्नमेंट के अंदर, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वाणिज्य मंत्री हो, चाहे वो रेल मंत्री हो, किसी चीज़ का मंत्री हो, वो सिर्फ यस मैन है। यदि वो मोदी के या जनता के हित की कोई बात करेंगे मोदी के सामने, तो अगले दिन उनका पता भी नहीं चलेगा। मोदी का इसको भेजो बाहर, या इसका हमारे बीच में कोई काम नहीं है। तो इस प्रकार की सरकार आज बनी है। केवल 2-3 आदमी हैं, पूंजीपतियों के इशारे पर वो नाच रहे हैं, किसानों को बर्बाद करने के लिए आगे आ रहे हैं। ऐसा करने से इस देश के लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि दिन जो है बहुत बुरे आने वाले हैं। या तो इकट्ठे होकर ये लड़ाई लड़े, शांतिपूर्वक लड़ाई लड़े, अहिंसा के साथ में आगे बढ़ें, जीत हमारी होगी, हमें पूरा विश्वास है। और एक बात और लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि जींद के अंदर जितने भी वकील थे, एक दिन की हमने वहाँ पर हड़ताल भी की थी और अपने तंबू टेंट गार्ड करके प्रदर्शन भी किया था, नारे भी लगे थे। सारे वकील जो है नी इस कानून के विरोध के अंदर खड़ा हुआ है। केवल जींद का ही नहीं बल्कि सारे भारत का वकील। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन है उसने प्रस्ताव पास किया है कि ये गलत है, मगर ये मानते नहीं किसी की। ये सोच रहे हैं कि जो मैंने फाइनल कर दिया वो फाइनल है, बाकी कोई भी कहता रहे। मेरे से बुद्धिमान इस देश में कोई है ही नहीं। यही इस चीज़ इस देश को भी डुबोएगी, और वो तो डूबे ही डूबेगा जिसके ये विचार हैं। तो साथियों, आप थे राजकुमार जी, पेशे से आप एडवोकेट थे, और एक एडवोकेट से ज़्यादा मेरे हिसाब से कानूनों की न तो कोई स्पष्ट व्याख्या कर सकता है और न आम जनमानस को समझा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर एक एक चीज़ बेहद स्पष्ट रूप से खोल करके बताई कि आम जनमानस के ऊपर, आम किसान के ऊपर इस कानून का क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल मैं कंडेला में उपस्थित हूँ। देखते रहिए बोल हिंदुस्तान। आप सबका धन्यवाद। साथियों, आप सबसे प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।